हेलो वेलकम चिल्ड्रन। और लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा देखा था सेल का बेसिक डिटेल हमने पढ़ा था। बेसिक डिटेल में हमने थोड़ा सा ये समझा था कि सेल होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी हमने बेसिक जानकारी ली थी प्रीवियस लेक्चर में और मैं आपको सेल शेप एंड साइज समझा रही थी। और सेल शेप एंड साइज में मैंने आपको ये समझाया था कि अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप और साइज़ होती हैं, जिसका जैसा काम वैसा उसका शेप एंड साइज़। ठीक है। अब जैसे कि कार्डियक सेल्स जो होते हैं, ह्यूमन हार्ट है, उसको पंपिंग करने का काम है, तो कार्डियक सेल्स फिर पूरे टाइम ऐसे डिज़ाइंड होते हैं कि उनको पंपिंग का काम उनका हो सके, राइट। और जैसे कि आरबीसीज है, उनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है और बॉडी के हर कोने में पहुंचना होता है, तो दे आर वेरी स्मॉल। जो कार्डियक हमारा जो आरबीसी होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि उनका बहुत छोटा साइज़ होना ज़रूरी होता है, हर कोने में पहुंचना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में वो। तो ऐसे करके आरबीसी का साइज़ बहुत छोटा हो गया। उसी तरीके से न्यूरॉन को मैसेजेस कैरी करने होते हैं, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रही हूँ, कर रही हूँ, सब ब्रेन तक मैसेजेस जा रहे हैं और फिर ब्रेन से वो रिटर्न होके वापस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो मैसेजेस ले जाने करने का काम है, ये न्यूरॉन्स देखते हैं। तो इनका जो शेप है, साइज़ है, वो फिर इस काम के अकॉर्डिंग मैनेज्ड होते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से बच्चों उनकी शेप और साइज़ वेरी करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके। कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, मैं आपको शायद उस लेक्चर में नहीं बताया था कि स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो कहलाता है माइकोप्लाज्मा। सुना है आपने इसके बारे में? माइकोप्लाज्मास, दे आर द वेरी स्मॉलेस्ट सेल फाउंड ऑन अर्थ। और मतलब ये ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं लेते हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी स्मॉल। और इतना स्मॉल कितना बताऊँ? 0.1 माइक्रोमीटर। इन सेल्स तो बेसिकली शुरू ही 3-4 माइक्रोमीटर से होते हैं, बट इनका तो बहुत ही छोटा होता है, बट एग्जिस्ट करते हैं। और भी इससे थोड़ा सा ठीक ठाक जो है वो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये सब प्रोकैरियोट्स हैं, पीपीएलओ बोलते हैं। तो ये सब छोटे सेल्स में काउंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। प्लूरोनिमोनिया, ये माइकोप्लाज्मा, बहुत ही छोटे होते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इनके सेल के शेप, साइज़ वगैरह होते हैं। और मैंने आपको समझा दिया कि इनका फंक्शंस जो है वो डिपेंड करता है इनके स्ट्रक्चर पे, या स्ट्रक्चर इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। और हर सेल में हर ऑर्गेनल होता है, और हर ऑर्गेनल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोकैरियोट में क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनका अपना एक काम होता है। हर सेल में जो भी चीज़ें अंदर पाई जाती हैं, सबका अच्छा खासा काम डिवाइडेड होता है, ओके। और उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम ले लेते हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। यानी कि हमारा टॉपिक सीधा सीधा हो जाता है कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। तो सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको आई विल टेक। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, ठीक है। सेल में पाया जाता है आउटर कवरिंग, जो मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से समझाया था ना। तो सेल में हमेशा आपको दो चीज़ें देखने मिलेगी, एक तो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो, और बाउंड्री के अंदर का जो सेल्यूलर कंपोनेंट है वो। तो बाउंड्री वाले एरिया को तो हम बोलते हैं बाउंड्री वाले एरिया को तो हम कहेंगे, देखो, सेल वॉल को हम आउट कर देते हैं अगर हम प्लांट सेल की बात करें, और अंदर में आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट। अब सेल वॉल तो आप समझ ही गए होंगे, बाहरी जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल हो गई,
और प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें आ जाता है 2 पार्ट। प्रोटोप्लास्ट हैज़ 2 मेन पार्ट्स। एक तो है प्रोटोप्लाज्म और एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ ऑनवर्ड्स ये इधर वाला पार्ट तो एनिमल सेल के लिए ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ें स्टार्ट होती है, बाउंड्री, और प्लांट वाले में सेल वॉल से चालू होती है, मतलब आउटर सेल वॉल एक्स्ट्रा में होता है। प्रोटोप्लाज्म में आपको मिल जाएगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में सारे मिल जाएंगे आपको सेल ऑर्गेनल्स, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सब आपको सेल ऑर्गेनल्स में मिलेगा। तो एक सेल में बेसिकली आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सेल वॉल ये आ जाएगा प्लांट सेल में, क्योंकि ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो एक्स्ट्रा कवरिंग है प्लांट सेल में सेल वॉल की। और प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है ये दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मेक्स इट प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट बनाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये हर जगह नहीं मिलेगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, बच्चों को ये पता ही नहीं होता प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म, तो यू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है। तो हम चलते हैं अब, पहले बाउंड्रीज देख लेते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं, उसके फंक्शंस देख लेते हैं, और फिर थोड़ा सा अंदर चलेंगे सेल के। तो जस्ट बाहर है अभी और अंदर चलेंगे, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कॉमन है, या फिर सेल वॉल कर लेते हैं, ये प्लांट में ही तो पाया जाता है, उसको करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। सेल वॉल, आउटर रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, helps to join two cells by its middle lamella made up of calcium पेक्टेट। अब सुनो, सेल वॉल सबसे बाहर का रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये सेल्यूलोस या हेमीसेल्यूलोस नाम के ये केमिकल्स हैं, केमिकल्स इन द सेंस दे आर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के एक टाइप है ये दोनों, ठीक है। इससे बने होते हैं, और दो सेल्स के बीच में कनेक्शन जो होता है वो मिडल लैमेला का होता है। मिडल लैमेला अगेन इज अ लेयर इन द सेल वॉल। सेल वॉल के खुद प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल लैमेला करके अलग अलग लेयर्स आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये लेयर्स जो हैं वो मिलके, मतलब तीनों लेयर को जॉइन कर दो तो बनता है ये क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट, सेल वॉल। जैसे मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, आई विल टेक दिस वन। सो जैसे कि ये एक हो गया, स्ट्रेट लाइन, मोटा, दिस वन। तो आई एम टेकिंग लाइक ये दो, ओहो कोई ना, एंड देन तो ये एक लेयर मैंने आपको बना दिया। देन आई विल चेंज द कलर एंड आई एम मेकिंग इट और मोटा, ये
ठीक है, दिस इज another layer, then I'm making the third one. अब थर्ड आप सोच रहे होगे मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, कौन सा है भाई? ओके येलो है, तो एक येलो, ब्लू, मैं फास्ट कर रही हूँ, ये आ गए। अब ये मैंने बनाया क्या हो, ठीक है आप समझ जाओगे। पिंक ले लेते हैं। ये जो बीच की गैप है ना, ओ ओ ओ ओ ओ, ये जो बीच का गैप है ना, दिस इज मिडल लैमेला, और ये एक्चुअली ये जो एक है ये एक सेल वॉल है, और ये जो है ये अनादर सेल वॉल है। अब समझे? तो ये एक सेल वॉल हो गया, ये दूसरा सेल वॉल है, इनके बीच में ये जो गैप है ये मिडल लैमेला है। गैप नहीं है, ये लेयर है, मैंने ब्लैक ही रखा है मतलब, और ये इनके अलग अलग लेयर्स आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे लेयरों को मिला के बनता है। ये जैसे प्राइमरी वॉल है, ये सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, और ये मिडल लैमेला वाला लेयर हो गया। तो मिडल लैमेला बेसिकली इनको ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा कुछ मत सोचो, बस ये सोचो कि दो सेल वॉल के बीच में या दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो इसके मिडल लैमेला से होता है, ये वाला जो लेयर है ये वाला, ठीक है, यहाँ से होता है, दो सेल वॉल ज्वाइन करते हैं, दैट्स इट। अब इसके फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो है, पहला gives shape and size to the cell, ठीक है, protects the cell, third it is permeable in nature, so allows the entry of the materials like water वगैरह जो भी है उनकी materials को अलाउ करते हैं, है ना। So give shape and size, protects the cell, permeable, तो मेन ये है, रिजिड होने की वजह से प्रॉपर शेप देता है सेल को, प्रोटेक्शन है ही मैकेनिकल इंजरी वगैरह हर चीज़ से, और परमिएबल होता है तो हर चीज़ अंदर जा सकता है। तो ये मेन फंक्शन है सेल वॉल के। तो कोई भी आपको सेल में मेनली यही करना है, पहले तो स्ट्रक्चर समझना है और उसके बाद में उसका फंक्शन जानना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से वो फंक्शन होगा। तो स्ट्रक्चर हमने समझा रिजिड क्यों है, क्योंकि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कैल्शियम पेक्टेट, इन चीज़ों से इसकी वॉल्स बनी है। तो ये शेप एंड साइज जो है वो सेल्स का मेंटेन करके रखता है, ओके। तो फोर्थ पॉइंट नॉट नीडेड, ये लिख लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के जस्ट अंदर का एक लेयर, अंदर आ जाओ सेल वॉल के, तो जो लेयर आता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीज़ों से बना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ वेरियस मटीरियल्स। देखो दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी इसका मैं लेयर बनाऊं तो
सोच रहे होगे मैं क्या बॉल्स ज्वाइन करने वाली गेम्स तो नहीं कर रही, तो नहीं भैया, मैं इसका फॉस्फोलिपिड बन का वो कर रही हूँ। ये इनके मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। तो ये है क्या? इट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड का ये बाइलेयर, 2 लेयर दिख रहा है, एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, तो ये बाइलेयर हो गए। बाई यानी 2, ठीक है, बाई का मतलब 2 होता है, तो 2 लेयर्स हो गई इनकी, है ना। और इनके बीच में पाए जाते हैं ये, दे आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो फॉस्फेट बाइलेयर के अंदर आपको ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स देखने मिलेगा, ठीक है। और इसमें कभी कुछ प्रोटीन्स तो अंदर दबे हुए हैं इसीलिए इंट्रिंसिक है, कुछ प्रोटीन्स आपको यहाँ ऊपर में भी मिल जाएंगे, इसमें ऐसे दबे हुए, ऐसे ज़्यादा अंदर नहीं, थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर सरफेस पे, ठीक है। तो सरफेस वाले ये जो होते हैं ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं सरफेस पे, है ना। और इन पे लगे रहते हैं ये वाइट वाले, दे आर, ये यही है, दे आर द चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज एक्चुअली 3 चीज़ों से बने हैं, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फोलिपिड देखो बाई लेयर, 2 लेयर में ऐसे अरेंज्ड है, उसमें प्रोटीन्स जो है जगह जगह रेगुलर इंटरवल्स पे अंदर की तरफ दबे हुए हैं और कुछ सरफेस पे हैं। अंदर की तरफ दबे हुए होने वाले को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और सरफेस वालों को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ओके। और उन पे लगे होते हैं चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो जिसमें फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर है, ये लिपिड के लेयर हैं जिसमें प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये दिया था गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन इन 1972। और ये जो लेयर है ये करीब करीब 75 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10, तो 75 एंगस्ट्रॉम की इसकी थिकनेस होती है, ओके, यानी बहुत ही छोटा है, बहुत ही पतला है, ओके। और बहुत ही छोटा होता है। एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो टर्म था, इट वाज गिवन बाय नाजेली, है ना। ये सब पॉइंट्स ध्यान रख लेना। और सिंस ये बाइलेयर है तो बाइलेयर में प्रोटीन्स अंदर दबे हुए हैं और चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसमें लटके हुए हैं। तो ये जो मॉडल था, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत तरीके दिए थे, बहुत अलग अलग प्रपोजल्स दिए थे, बट मोस्ट एक्सेप्टेड प्रपोजल था या मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज बाय द सिंगर एंड निकलसन, ठीक है, ये है। तो ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके फीचर्स को मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया, और स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके क्या क्या मेनली फीचर होते हैं। ये थोड़ा सा सेमी फ्लूइड मटेरियल का होता है ना। और दे आर, सबसे मेनली जो इसका फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फीचर्स लिखना है उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंटली लिखोगे दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से ये अलाउज ओनली सेलेक्टेड मटेरियल टू पास थ्रू। ठीक है, तो मेन फीचर इसका ये है और स्ट्रक्चरल फीचर्स आपने पीछे देख ही लिया है। अब इसके मेन फंक्शंस पे आते हैं। बाकी फीचर्स मैंने देखो अभी पीछे वाली स्लाइड में समझा दिया है। दे आर ऑल फीचर्स ओनली दैट सिंगर एंड निकलसन प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जहाँ पे अरेंजमेंट इन बाइलेयर एंड ऑल दैट स्टफ वो सब आ गया। अब फंक्शंस हैं, फंक्शंस इज अलाउज ओनली selected materials to pass through as it is selectively permeable, यानी selected चीज़ों को ही एंट्री देता है, सेल वॉल के जैसा नहीं है कि हर चीज़ ही अंदर एंट्री ले ले। ठीक है, उसके बाद में provides boundary to the inner cellular content, यानी जो अंदरूनी सेल्यूलर कंटेंट है उसको ऑब्वियसली बाउंड्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल शेप मेंटेनेंस तो है ही, मेंटेन्स सेल शेप, प्रोवाइड्स बाउंड्री से ध्यान रखना कि साइटोप्लाज्म को किसी और सेल के साइटोप्लाज्म से मिक्स होने से बचा रहा है ना। मैकेनिकल सपोर्ट, सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो, मतलब सेल बेचारे को सपोर्ट भी करता है। तो ये कुछ इसके स्पेशल फंक्शंस हो गए बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये आउटर बाउंड्री है तो सेलेक्टेड चीज़ों को एंट्री एग्जिट करने देता है एंड ऑब्वियसली सेल को लिमिट करके रखता है, सेल के अंदरूनी कंटेंट को बाहर नहीं निकलने देता है और सेल के अंदर के कंटेंट को भी मेंटेन रखता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। ठीक है, अब ये एंट्री एग्जिट वाली जो चीज़ है ना, सेलेक्टेड मटेरियल को पास थ्रू करके, तो इसको थोड़ा मैं समझाती हूँ आपको कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये देखना है कि कैसे होता है। तो देखो इसमें बच्चों मेन चीज़ है डिफ्यूजन। It is the movement of molecules from its higher concentration to its lower concentration। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है? देखो सेल के अंदर भी चीज़ें जानी चाहिए और सेल के बाहर भी, वेस्ट को बाहर आना पड़ेगा ना, और लिविंग मटेरियल है, लिविंग सेल है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें चीज़ें अंदर भी जाएंगी और जो मेन वेस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको बाहर भी आना होता है। तो उसके लिए एक ही तरीका है, वो है मेनली डिफ्यूजन। हालांकि दूसरे तरीके भी हैं बच्चों, बट अभी आपके लिए ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि डिफ्यूजन होता है एंड डिफ्यूजन इज़ मेनली फॉर द गैसेस। ठीक है, तो इसमें मेन एंट्री एग्जिट किसकी है? CO2 एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से ये रेस्पिरेशन करेगा एंड CO2 आफ्टर रेस्पिरेशन CO2 जो है वो रिलीज होगा। तो ये मेन इनका
gaseous entry exit is taking place through diffusion। तो जैसे कि ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल या आउटसाइड एटमॉस्फेयर में हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, तो ऑब्वियसली वो अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में इजीली मूव करेगा। आपको धक्के नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको वहाँ से खींचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज कोई भी गैस का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो भी वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन पे होता है ना, वो अपने आप अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर जाता है। किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो सारे गैसेस इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मूव करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। तो गैसेस तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गैसेस भी इसी फिनोमेना को फॉलो करते हैं और वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ द डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ऐसे होता है। एक और डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर, ये स्पेशल डिफ्यूजन है जो लिक्विड्स में होता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली स्पेशल डिफ्यूजन है, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर, ऑब्वियसली हायर कॉन्सेंट्रेशन को मैं डॉट लगा रही हूँ, टू इट्स लोअर concentration, movement of water from higher concentration to its lower concentration with the help of semi permeable मेम्ब्रेन। बीच में एक मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, सेमी परमिएबल लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से अगर कोई चीज़ वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो वाटर जो होता है वो ऑस्मोसिस के फिनोमेना से फ्लो होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर कोई भी चीज़ अगर गैसेस अंदर जा रहे हैं तो अपने कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, ऑब्वियसली दोनों चीज़ कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर ही जा रहा है, बट गैसेस में मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के एज सच कोई वो नहीं है ना। और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन हो गया। तो आप सोच सकते हो डिफ्यूजन कितना इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है। इसमें आपको 3 तरह के सोल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन समझना है तो आपको 3 तरह के सोल्यूशन समझने होंगे। वन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसमें सिंस कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेल में सेम होता है तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है। और हाइपोटोनिक, इट मेक्स द सेल swell as the water inside the cell is less and outside the cell is more। यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो होता है ये ऐसा सोल्यूशन हुआ जिसमें सेल के अंदर तो पानी कम है और सराउंडिंग में ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पानी टू कम, यानी बाहर से पानी अंदर चला जाएगा सेल में और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है, इट shrinks the cell as the water inside the cell is more than the water outside the cell। तो यहाँ पर
हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल में पानी कम था तो बाहर ज़्यादा था तो बाहर से अंदर आ गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो सेल हो गया ये हमारा स्वेल अप हो गया, और ऐसे कंडीशंस में सेल जब स्वेल अप हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस यानी कि अंदर की तरफ पानी आया। लेकिन इस केस में क्या हो गया, इस केस में पानी बाहर चला गया तो एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, यहां पर एक्सोऑस्मोसिस, पानी बाहर निकल गया। तो ये फीचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। तो ये एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस जो करवा रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिपार्टमेंट है, ये उसकी वजह से ही होता है। ओके, तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस हो गया। तो जैसे कि हाइपोटोनिक, जैसे कि रेजिन्स, किशमिश को पानी में डाल दो तो किशमिश फूलता है ना, क्यों? बिकॉज किशमिश के अंदर पानी कम है, सराउंडिंग में ऑब्वियसली पानी ज़्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर चला जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर उसी किशमिश को आप निकाल के बाहर ऐसे खुला छोड़ दो, फूले हुए किशमिश को, तो वापस किशमिश श्रिंक हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम में पानी कम है और किशमिश में ज़्यादा है, तो पानी वो बाहर आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन वर्क्स। और इस केस में आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं वो वाटर जो है वो हायर टू लोअर ही जाता है। तो सिंस यहाँ पे नेट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कहीं भी मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे रेजिन वाला हो गया, उससे समझ सकते हो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो भी एंडोऑस्मोसिस से ही उनके अंदर पानी का आना जाना, ये सब इसी ऑस्मोसिस को ही मेंटेन करके वो अपना मैनेज करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इस फंक्शन के अलावा एक और चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है कई ऑर्गेनिजम्स में। इन फ्यू ऑर्गेनिजम्स plasma membrane is flexible and thus helps to capture food। एग्जाम्पल इसका हो गया अमीबा, and also helps in movement। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा स्यूडोपोडिया, जैसे अमीबा है, ऐसा इरेगुलर सा सेल, ये एक अमीबा है, जब इसको खाना खाना होता है ना, तो ये इसका सिंगल सेल है, तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और काफ़ी फ्लेक्सिबल सा होता है। तो जब इसको खाना खाना होता है ना, तो ये क्या करता है, इस तरह से ये फॉर्म करता है, इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फुट, तो फॉल्स फुट इसने ओके फॉर टाइमिंग बनाया है। जैसे ही इसको यहाँ पर खाना दिखेगा, मान लो कुछ, तो ये इसको यहाँ एनगल्फ कर लेगा, तो फूड को एनगल्फ करके फिर स्यूडोपोडिया गायब हो जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई सेल्स में इतने फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि वो मूवमेंट कर ले, फूड कैप्चर कर ले, और इस प्रोसेस के फूड कैप्चरिंग को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है।
इस प्रोसेस में को, जहाँ पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से फूड को कैप्चर कर रहा है। तो कई ऑर्गेनिजम्स में आपको, जैसे अमीबा वगैरह में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देखे हमने आज, और थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हुए आगे हम इसको देखेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए तो जो समझाया यही बहुत है, आप इसको पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को कंटिन्यूड वे में लेके आऊँगी। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय।